हेलो। हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एलएलपी। एलएलपी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका सीए फाउंडेशन में भी है, सीए फाउंडेशन में एंड सीए इंटरमीडिएट में। सीए फाउंडेशन में भाई थोड़ा से क्या है, इसमें डिफिनीशन है, इनकॉर्पोरेशन है, ऐसा कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं। डिफिनीशन एंड इनकॉर्पोरेशन बस बेसिक चीजें। और सीए इंटरमीडिएट में हमारा एलएलपी का ब्रॉड डिस्कशन है, वे उससे रिलेटेड डिटेल्स में बातें होंगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सीए इंटरमीडिएट, जिसमें अगर चाहे तो बच्चे सीए फाउंडेशन वाले भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम्म बात करेंगे आगे। नेक्स्ट। हाँ, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008। देखो क्या है भाई कि हमारा जो कम पार्टनरशिप एक्ट है, एक कंपनी एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, इट मीन्स कि देखो हमारी कंपनी एक्ट 2013 है, 2013। और हमारा पार्टनरशिप एक्ट एक है, ये है, क्या है, 18, नहीं नहीं नहीं, पार्टनरशिप एक्ट अपनी है 1830। यही है पार्टनरशिप एक्ट। वेट, 1832, 1832 है, 1932। ओके, 1932 है। नो प्रॉब्लम भाई। ये दोनों का एक क्या है भाई, कहने का मतलब है कंपनी एक्ट था तो उस पे कुछ डिसएडवांटेज थे, पार्टनरशिप एक्ट था उस पे कुछ डिसएडवांटेज है। तो इन दोनों का एक भाई क्रक्स निकाला गया है जो कि एलएलपी है। भाई इसके एडवांटेज ले लिए गए, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज को छोड़ दिए गए। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, देखो कंपनी के अंदर क्या था, कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी था और पार्टनरशिप के अंदर क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। तो अब डिसएडवांटेज पार्टनरशिप में क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और एडवांटेज क्या था भाई, पार्टनरशिप एक्ट भाई रजिस्टर्ड करो या ना करो, आप नॉर्मली एग्रीमेंट करके आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ओके भाई, कंपनी एक्ट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। भाई अब कंपनी में क्या है भाई कि नॉर्मल कोई भी पर्सन कंपनी ऐसे अकेले नहीं चला सकता। उसके लिए टू आर मोर पर्सन्स होने चाहिए। टू आर मोर पर्सन्स कैसे का मतलब कि अगर आप कंपनी, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो टू, मिनिमम टू मेंबर। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 200। और पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर रिक्वायर्ड है, मिनिमम 7 मेंबर होने ही चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे ओपीसी। भाई कंपनी के डिपेंड करती है कौन सी कंपनी है बना रहे हैं हम। ओपीसी है तो भाई 1 मेंबर है। अब पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट में टू आर मोर पर्सन होंगे, होने चाहिए मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम 50%। हाँ, तो अब हम लोग बात क्या क्या कर चुके हैं, वे पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा से नॉर्मल जान चुके हैं और कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। देखो कंपनी एक्ट 2013 अभी आया, इसके पहले और भी कंपनियां थी। और कंपनी क्या थी, मतलब कहने की एक्ट थे। एक्ट क्या था अपना, कंपनी एक्ट थी, प्रीवियस ईयर कंपनी एक्ट 18 1956 था, 1956 था। हाँ, तो ये कंपनी एक्ट पहले चलता था। उसके बाद आपका इसका क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होने के बाद कंपनी एक्ट 2013 आ गया। ओके, तो अब बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट के बारे में हो गया, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। अब इन दोनों को भाई इन दोनों के डिसएडवांटेज को खत्म करके केवल इन दोनों के एडवांटेज को उठाए गए। एडवांटेज को कह के मान लो कि कंपनी के एडवांटेज क्या थे भाई, लिमिटेड लायबिलिटी थी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में क्या था भाई कि पार्टनरशिप एक्ट में सिंपल था कि आप नॉर्मली आप एग्रीमेंट करके बिजनेस कर सकते हैं। तो मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी थी।
वे आपस में आप बहुत ही फ्लेक्सिबल अपने अकॉर्डिंग आप बिजनेस कर सकते थे। तो उसका एडवांटेज उठा करके वे एलएलपी के अंदर डाल दिया गया। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या है पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो क्या है देखो भाई, एलएलपी इन इंट्रोडक्शन समझेंगे, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप एंड दियर रिलेशंस, उनके रिलेशंस के बारे में, मीनिंग एंड कंसेप्ट, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिजुलेशन, डिफरेंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। भाई अदर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे अभी हमने बताया, वे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, कंपनी, एलएलपी एंड पार्टनरशिप, ये सारे इनके और भी हैं। एसोसिएशन हो गया, एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एसोसिएशन, एलएलपी, एचयूएफ के बारे में, एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ के बारे में। तो ऐसे हम लोग ये सारा सिलेबस है, इसे आगे पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन क्या है देखो भाई, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। भाई 9 जनवरी 2007 को ये नोटिफाइड किया गया था। क्या किया गया था? नोटिफाइड किया गया था। ओनली सिंपल बोल रहा है, क्या किया गया था? नोटिफाई किया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल 12 दिसंबर 2008 को, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंटेड द बिल, जो 7 जनवरी 2009 को असेंट दिया, कार्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। भाई नोटिफाइड कब किया गया था? नोटिफाइड कब किया गया था? नोटिफाइड किया गया था 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2007, 2007। 2007 में ही किया गया था ना। हाँ, तो इसके पहली वाली जो मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लेना भाई। इस यहाँ पे 2009 दे रखा है, जो इसके पहली वाली मॉड्यूल है। अभी यहाँ पे करेक्ट करके आईसीआई करेक्ट कर दिया, ठीक है ना। नोटिफाइड कब किया गया था? 9 जनवरी 2007 को, एलएलपी एक्ट को। उसके बाद पार्लियामेंट में पास किया गया है बिल 12 दिसंबर 2008। 7 के बाद 8 में देखो। उसके बाद असेंट कब किया दिया है प्रेसिडेंट ने? 7 जनवरी 2009 में। भाई देखो 7, 8, 9 सिंपल आप याद कर सकते हो। नोटिफाइड, अगर आप डेट नहीं याद करते, बस इतना याद करें 2007 में क्या हुआ, नोटिफाइड हुआ है। उसके बाद इस पे बिल पास किया गया था, कहाँ पे? पार्लियामेंट में 8 में, 9 में ये एलएलपी एक्ट, 7 जनवरी 2009 में एलएलपी एक्ट पास हो गई। ओके, एलएलपी एक्ट आ गया कहोगे, मतलब प्रोविजंस इसके अप्लीकेबल हो गए थे। तो द एलएलपी एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। हाँ भाई बिल्कुल, होल ऑफ इंडिया ये अप्लीकेबल होता है। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल देयर टू। ओके। हम्म, ये हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये अपना, ये होल ऑफ इंडिया। अब आगे हम बात करेंगे एलएलपी एक्ट। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस एंड फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड मैटर्स कनेक्टेड विद आर इंसिडेंटल देयर टू। एलएलपी एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं? अगर बात करें सेक्शंस के, तो 81 सेक्शंस हैं। It is now omitted with effect 1 अप्रैल 2022। फोर शेड्यूल है भाई, 81 सेक्शंस हैं। सेक्शंस
और फोर शेड्यूल है। ओके। अब फोर शेड्यूल है, तो फोर शेड्यूल की हम आगे बात करेंगे भाई। फोर चार शेड्यूल में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में आपका शेड्यूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है। द फर्स्ट शेड्यूल, द फर्स्ट शेड्यूल डील करता है किससे। वे इसमें क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स की बात होती है। क्या बात होती है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। देखो अगर क्या होता है, एलएलपी के अंदर एग्रीमेंट है और एलएलपी के अंदर आपस में एग्रीमेंट कर लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स आपस में सारा सब कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, जो भी चीज है। अगर एग्रीमेंट नहीं किए हैं तो किसके अकॉर्डिंग होगा, एलएलपी एक्ट 2008 शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ओके। अब ये फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकेंड शेड्यूल के बारे में, द सेकेंड शेड्यूल, द सेकेंड शेड्यूल डील करता है, सेकेंड शेड्यूल डील करता है अपना किससे। इसमें अगर मान लो कोई भी फर्म है, फर्म किस में कन्वर्ट होना चाहती है, एलएलपी में। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, फर्म कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, एलएलपी में, तो वो किससे डील करेगी भाई, सेकेंड शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 2 से डील करेगी। इसमें सारे के सारे प्रोविजंस होंगे, उस प्रोविजंस को फॉलो करना है जब हम पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब। ओके। अब हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया भाई, थर्ड शेड्यूल में सिंपल बात है कि द थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में कोई हमारी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। क्या है, प्राइवेट कंपनी को जब हम एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, तो हम किस शेड्यूल की बात करेंगे, शेड्यूल नंबर थर्ड की बात करेंगे। ओके, शेड्यूल नंबर थर्ड। उसके बाद शेड्यूल नंबर फोर्थ में अपना क्या है, शेड्यूल नंबर फोर्थ, वन, शेड्यूल नंबर फोर। हम्म। हम्म। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में जब कन्वर्ट करना होता है, शेड्यूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। ओके। हाँ, तो अब समझ में आ गया होगा भाई, एक बार क्विक रिवीजन इसका करा दें। अगर हम बात करें कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या डील होता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। सेकंड शेड्यूल में हम बात करें तो क्या होता है, सेकंड शेड्यूल में फर्म कन्वर्ट, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को अगर हम एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो सेकंड शेड्यूल के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि हम प्राइवेट कंपनी को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो थर्ड शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक, पब्लिक कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक, लिस्टेड की बात नहीं हो रही है, एक चीज यहाँ ध्यान देना भाई। देखो हमने क्या बताया फर्स्ट शेड्यूल में, क्या बताया फर्स्ट शेड्यूल में, हमने बताया कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की है। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल में हमने क्या बताया भाई, अपना कोई फर्म है, फर्म को कन्वर्ट इनटू फर्म इनटू एलएलपी, इनटू एलएलपी। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में हमने क्या बात की है, थर्ड शेड्यूल में हमने बात की है कोई एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना होता है एलएलपी में, तो थर्ड शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, उसके प्रोविजंस को। फोर्थ शेड्यूल में बात हुई है, फोर्थ शेड्यूल में अपनी अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एलएलपी में, तो शेड्यूल फोर्थ को फॉलो करेंगे, इसके प्रोविजंस को
हम अप्लीकेबल करेंगे यदि हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अगर यहीं पे बात करी जाए कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर हमें कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो क्या प्रोसीजर है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं एलएलपी में, तो सबसे पहले ये जो लिस्टेड का प्रोसीजर, भाई देखो, अगर किसी कंपनी को लिस्ट करानी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे हमने लिस्ट कराया है अपने कंपनी को, वैसे हम इसे अनलिस्ट कराएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, हम इसे क्या कराएंगे, अनलिस्ट कराएंगे। और जब अनलिस्ट हो जाएगी तो फिर जानते ही हो हमारी कंपनी क्या बन जाएगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बन गई तो भाई फोर्थ शेड्यूल इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, हम तुरंत एलएलपी में कन्वर्ट करा लेंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर था। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भाई विच कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। भाई ऑप्शन में तुमको दे देगा फर्स्ट फर्म फर्म, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। अब इसमें तुमको बताना है कौन सी कंपनी है जिसे हम नहीं कर सकते क्या, वह एलएलपी में कन्वर्ट। तो फिर भाई सिंपल हमारी क्या है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एमसीक्यू में जनरली पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। व्हाट इज दिस। अब आगे हम बात करेंगे, देखो क्या है, देखो। हम्म The Ministry of Corporate Affairs and Registrar of Companies are interested with the task of administrating the LLP Act 2008। भाई आरओसी, अगर कोई पर्सन एलएलपी को क्या करना चाहता है, इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिंग करना पड़ेगा। भाई आरओसी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो, सब कुछ जैसे कि कंपनी में किया जाता था। हम्म हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी। The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time। किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट है तो ऑफिशियल गैजेट में टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नोट में देखो क्या लिखा है भाई, ये इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013, देखो ये भी बताया गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी में अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर नोट में लिख के आ गया, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड थ्रू द एलएलपी एक्ट 2021 डेट 30 अगस्त 2020 फर्स्ट। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाई क्या कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट अप्लीकेबल टू एलएलपी। ओके। नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी की क्यों नीड हुई हमें। भाई सबसे पहले देखो बात करेंगे, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म था, पार्टनरशिप के फर्म से बिजनेस कर सकते थे, भाई एचयूएफ के द्वारा कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के द्वारा कर सकते हैं, कंपनी के बना कर सकते हैं। अब एलएलपी की नीड क्यों हुई, बस इसी की बात कर रहे हैं हम। तो lawmaker investigated the need for bring out new legislation for creation of the limited liability partnership to meet with the contemporary growth of Indian economy। क्या है, कंटेम्परेरी ग्रोथ होता गया इंडियन इकोनॉमी की, तो हमें एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया गया, वे न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी लाई गई है। हैज बीन फेल्ट फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वर्ड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप।
देखो भाई, पार्टनरशिप हमारी जो ट्रेडिशनल थी, अब उसमें क्या था, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी थी। तो उसको हटा करके एक यहाँ पे उससे बेटर ऑप्शंस, अल्टरनेटिव अवेलेबल हो गया है। कह रहा है अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होने की वजह से ऑन द वन हैंड एंड द स्टैच्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये क्या स्टैच्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ऑन द अदर हैंड in order to enable professional expertise and entrepreneurial innovative and combine and operate flexible innovative and efficient manner। देखो भाई, ये क्या है, आर्ट, ये जो एलएलपी है, जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर को ये ज्यादा पसंद आती है, एलएलपी उनको ज्यादा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि ये कंबाइन है किसका, ऑपरेट इन, फ्लेक्सिबल है, इनोवेटिव है, इफिशियंट मैनर है भाई, लो कॉस्ट कंप्लायंस है, इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है रेदर देन कंपनी। कंपनी में जितने कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, मीटिंग वगैरह करना पड़ता है रेगुलरली, और उसे प्रॉपर, कहने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई मीटिंग करनी है, एनुअल मीटिंग भाई, तो उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं है भाई, जो भी मीटिंग है वो हमें कंडक्ट करना पड़ेगा। द एलएलपी एक्ट 2008 वाज इनेक्टेड। Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle। भाई ये क्या है, एक अल्टरनेटिव कोऑपरेट बिजनेस व्हीकल है। इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दियर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल अराइव्ड एग्रीमेंट। द एलएलपी फॉर्म एनेबल्स एंटरप्रेन्योर्स, ये देखो, एंटरप्रेन्योर्स, professionals and enterprises providing services of any kind of engage in the scientific and technical discipline to form commercially efficient vehicle suited to their requirement। भाई जो हमारे क्या है, एंटरप्रेन्योर है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये जो है मतलब किसी भी प्रकार की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एलएलपी, चाहे साइंटिफिक हो चाहे टेक्निकल हो, किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन को कमर्शियली प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो ये इफिशियंट व्हीकल है, बहुत ही सूटेड है, सूटेड टू दियर रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद ओविंग owning to flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprise and for investment venture capital। भाई स्मॉल एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल के लिए हमारी ये क्या है, बहुत ही, मतलब कहने का मतलब है सुटेबल है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे, क्या है देखो आगे, सिंपल है। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कंसेप्ट, मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। मीनिंग एंड कंसेप्ट, ठीक है ना, जो कि आपका मीनिंग क्या है, एलएलपी इज न्यू फॉर्म ऑफ लीगल इन बिजनेस एंटिटी। ये क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है दैट नॉट ओनली गिव द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी एट अ लो compliance cost but allow the partner flexibility organizing their internal structure and traditional partnership। वेरी सिंपल भाई, इसे एकदम आप, इसके पहले भी वही बात की गई थी, कैसे पता से, एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट बट अलाउ द पार्टनरशिप को, पार्टनर्स को क्या मिलती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ऑर्गेनाइजिंग दियर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ओके, समझ में ही बात, जैसे कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में मिलती थी इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चर में, तो वैसे ही इसमें भी है, बस इसमें क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है और लो कॉस्ट कंप्लायंस लगते हैं, ये सारे के सारे एडवांटेज हैं। अब हम बात करेंगे आगे, आगे क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड वाइल द इटसेल्फ will be liable to full extent of the assets of the liability of a partners will be limited to the extent to the their capital contribution। देखो, सपोज कि मान लो कि हम एलएलपी बनाते हैं कोई, उस एलएलपी के अंदर तीन चार पार्टनर हैं, ठीक है ना, एक पार्टनर भाई है कुछ कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रखा है, मान लो 5 लाख रुपया, ये है सिंपल 7 लाख रुपया, ये है 9 लाख रुपए, भाई इतने इतने रुपए ये लोग कंट्रीब्यूशन, भाई कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं एलएलपी के अंदर। तो अब क्या होगा भाई, एलएलपी की जो टोटल असेट्स बन जाएगी, सारा सब कुछ मिला करके जितनी भी एलएलपी की असेट्स होगी बनेगी, एलएलपी की असेट्स होगी, एलएलपी एलएलपी की असेट्स होगी भाई, जितनी एलएलपी के असेट्स होगी उतना जाएगा,
और जितना ये लोग प्रॉमिस किए रहेंगे, मान लो कि ये एक पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है। ए 5 लाख के लिए बोला था, एक 5 लाख का इसका कंट्रीब्यूशन है, तो 5 लाख का ही इस पे लाइबिलिटी आएगी बस। बी बोला था कि भाई सिंपल वो 7 लाख देगा, तो 7 लाख तक ही इसकी लाइबिलिटी रहेगी। और सी की 9 लाख रुपए। तो भाई लिमिटेड है भाई, सिंपल बात है। जितना आपने, ये देखो, एक्सटेंड दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वे जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए प्रॉमिस किया था, उतने के लिए ही आप लाइबल होंगे बस। LLP as a separate legal entity and a business organization is an alternative corporate business form that gives the benefit of a limited liability of a company and flexibility। वही बात बात बोल रहा है। देखो भाई, LLP है सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और LLP को लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है या फिर बिजनेस है, कह सकते हैं आप। सिंस LLP कंटेन्स एलिमेंट्स बोथ है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म। देखो, हमने अभी बात की थी कंपनी के एडवांटेज और फर्म के एडवांटेज, दोनों को उठा करके बस सिंपल LLP बना दिया गया है। तो वही चीज को ये देखो, ये आराम से अपनी इंग्लिश भाषा में बता दिया। कह रहा है इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर। LLP इज कॉल्ड हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। इसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड फॉर्म बोलते हैं। किसकी किसके बीच, किससे रिलेटेड? कंपनी एंड पार्टनरशिप के बीच। ओके। हम्म। LLP, अब देखो LLP के अंदर मेन क्या बात है, ये LLP इज द न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी है। भाई मैं एक पॉइंट ये है। उसके बाद अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, दूसरा पॉइंट ये याद कर लो। हम्म। नेक्स्ट क्या है? अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दियर इंटरनल स्ट्रक्चर। पार्टनर को क्या मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग दियर इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद LLP इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट। जितना LLP की असेट्स है उतने के लिए ही LLP लायबल होगी। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर विल बी एक्सटेंड टू द दियर कंट्रीब्यूशन। भाई जितना वो कंट्रीब्यूशन के लिए अपना प्रॉमिस किए होंगे उसके लिए वो उतना लायबल होंगे। पर्सनल लायबिलिटी, उनका घर बिकेगा नहीं। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कुछ भी हो, जितनी लायबिलिटी है आप अपने घर का असेट बेच करके लाके दो। इसमें ऐसा, इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आगे हम बात करेंगे डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन में क्या है? एड्रेस। एड्रेस की बात कर रहा है भाई, सिंपल एड्रेस की बात करेंगे। तो पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस, भाई इफ एन इंडिविजुअल हिज यूजुअली रेसिडेंशियल एड्रेस, इफ अ बॉडी कॉर्पोरेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। रेजिडेंशियल एड्रेस जो इंडिविजुअल पार्टनर वो LLP चला रहा है उसका एड्रेस, ये दोनों एड्रेस। बॉडी कॉर्पोरेट, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है भाई, इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी बॉडी कॉर्पोरेट पूछ सकता है, और इनडायरेक्ट बोले तो केस स्टडी बनाकर पूछ सकता है। केस स्टडी बनाकर पूछ सकता है। ठीक। तो कॉर्पोरेट बॉडी मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन केस क्लॉज 20 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मीन्स, देखो ये डिफिनीशन कैसी है? इंक्लूसिव है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक चीज नहीं होता, ये इंक्लूसिव डिफिनीशन है। LLP बॉडी कॉर्पोरेट इसको को बोल सकते हैं जो हमारी ये LLP एक्ट 2008 के अंदर कोई LLP रजिस्टर्ड हुई है, तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। सिंपल। हमने, आप मान लो कि कोई LLP हमने बनाया कि SM एंड LLP बना दिए, SM एंड LLP बनाया, तो LLP एक्ट 2008 के अंदर हमारी ये LLP क्या है? रजिस्टर्ड है। तो ये SM एंड LLP क्या है? एक प्रकार की बॉडी कॉर्पोरेट है। सिंपल। अब सपोज कि एक LLP है जो कि इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया। भाई हमारा बिजनेस मान लो कि फॉरेन में है, भाई हमारे क्लाइंट फॉरेन के हैं। अब फॉरेन से जो क्लाइंट आते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अब हम क्या करेंगे? अपनी एक LLP फॉरेन में भी खोल कर बैठ सकते हैं, या फिर किसी भी को हायर करके बैठा सकते हैं। सिंपल बात है। तो LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो जाएगी।
तो अब ये भी एक प्रकार से हमारी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। और क्या बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मान लो कि हमें मन था एलएलपी खोलने का बाहर, कंपनी वो आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में। अगर हमारा मन होता कंपनी ओपन करने का फॉरेन में, तो वो भी हमारी एक क्या बन जाती, बॉडी कॉर्पोरेट। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, कोऑपरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज ए डिफाइंड इन क्लॉज 20 अप टू सेक्शन 2 of the Companies Act 2013, limited liability partnership as defined in this class which the central government may be notified by the official gazette। तो अब सिंपल बात है कि हमारी जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी डिफिनीशन क्या है, इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है भाई कोई एक पार्टिकुलर चीज बता दिया गया वो बस नहीं है। भाई आपकी जो भी एलएलपी है, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी अगर हमारी फॉरेन में रजिस्टर्ड है, वो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगी। कंपनी हमारी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगी। कॉर्पोरेट सोल जो होता है वो हमारी क्या नहीं होती, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आता। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड अंडर क्लॉज 20, जो कि आपका नॉट बीइंग कंपनी इज डिफाइंड क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 आर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड in this act, which the central government may be notified in the official gazette specify in this behalf। अब ये देखो दे रखा है, इतना आसान दे रखा है। मींस अ कंपनी इंक्लूड्स एलएलपी, फॉरेन कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आता है, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी एंड फॉरेन कंपनी। डज नॉट इंक्लूड के अंदर क्या क्या आता है भाई, सिंपल आपका डज नॉट इंक्लूड के अंदर क्या क्या आएगा भाई, हमारा कोऑपरेटिव कोऑपरेशन सोल हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आते हैं। वेरी सिंपल। अब हम बात करेंगे बिजनेस वाली। एक डिफिनीशन आ रही बिजनेस की, बिजनेस से रिलेटेड डिफिनीशन है भाई। देखो अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है। इन ये भी बिजनेस एक प्रकार का कौन सी डिफिनीशन है, इंक्लूसिव है। बिजनेस किस प्रकार की डिफिनीशन है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब एक कोई बिजनेस नहीं बता दिया गया है एक्ट में कि भाई ये आप बिजनेस करेंगे तो बस आप बिजनेस के अंदर आएंगे, नहीं। ये क्या है, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव डिफिनीशन है। तो इसमें इंक्लूड्स करके आएगा, क्या आएगा, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स बोल दिया, तो अब इंक्लूड्स के अंदर क्या क्या आएगा भाई हमारा, भाई किसी भी प्रकार का बिजनेस हो गया, यूरी ट्रेड, ट्रेड हो गया, प्रोफेशन हो गया, जैसे हमारा टीचिंग है भाई, सीए का प्रोफेशन है ये, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेशन सर्विस, एक्यूपेशन भाई डॉक्टर वगैरह। फिर एक्सेप्ट एनी एक्टिविटीज विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इंक्लूजन। भाई अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड करता है किसी बिजनेस को, तो उसको हटा करके सारे के सारे बिजनेस इंक्लूड हो जाते हैं। वेरी सिंपल। ओके। अब हम आगे नेक्स्ट डिफिनीशन की बात करेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या दे रखा है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिफिनीशन क्या है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है। अगर इस एक्ट के अंदर हम लोग अगर सीए बनते हैं, इट मीन कि भाई देखो सीए सारे एग्जाम निकालो, सारे एग्जाम निकालने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन कर लो, तो आप क्या बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। देखो अब क्या बोल रहा है, मीन्स है डिफिनीशन, देखो डिफिनीशन समझो। अभी तक डिफिनीशन जो पढ़ रहे थे वो इंक्लूसिव था, ये मीन्स बताता है। ये रिस्ट्रिक्टिव है, वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं थी। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएगा। अदरवाइज और कोई अल्टरनेट वे नहीं है, बिल्कुल। मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 and who has obtained a certificate of a practice under subsection 1 of section 6 of that एक्ट। तो एक्ट
तो अब ये क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड एज सच पार्टनर टू सेक्शन 7। देखो सेक्शन 7 के अंदर क्या बताया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात की जाएगी। डेजिग्नेटेड एलएलपी के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि सारे के सारे कंप्लायंसेस को वो लोग कंप्लीट करते हैं और उसके लिए वो लाइबल भी होते हैं। तो आगे हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे, अभी सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। इंटिटी, इंटिटी का मतलब क्या होता है, इंटिटी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स, देखो एंटिटी की डिफिनीशन में इंक्लूसिव डिफिनीशन आ गई, सिंपल भाई, इंक्लूसिव डिफिनीशन है ये। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, 46 एंड 47, 48 एंड 49 एंड 50, 52, 53 फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंटिटी के भाई इंक्लूसिव डिफिनीशन है, एंटिटी कोई भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। ओके, फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर मेन टॉपिक यहाँ पे आया है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, उसका पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सिंपल बात है भाई, अगर आप कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर होते हैं। सिंपल, कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो ये अपना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। इसमें भी 12 मंथ है। सिंपल, कुछ है नहीं है, बस इसके जो पीरियड्स हैं अलग अलग हैं। ओके, However, in the case of LLP incorporated after 30th day of September, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई एलएलपी, ये इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है आफ्टर 30th day ऑफ सितंबर ऑफ अ ईयर, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st day ऑफ मार्च नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। सिंपल बात है भाई, मान लो कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20 एंड 21, फाइनेंशियल ईयर हमारा 20 एंड 21 चलेगा, तो हम क्या करेंगे, समझो बात को। 20 एंड 21, 20 से लेकर 21 फाइनेंशियल ईयर, ये कब से कब होगा, देखो भाई 1/4/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक होगा, 31 मार्च 2021 तक होगा। ठीक, अब अगर ये एक कंपनी है इनकॉर्पोरेट हो रही है, कब इनकॉर्पोरेट हो रही है, 30th day ऑफ सितंबर। अब सितंबर कब आएगा भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना, सितंबर 30 सितंबर के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ रहेगा ना। हाँ, 30 सितंबर के बाद अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अब देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता, अगर हमारी कंपनी इसके पहले इनकॉर्पोरेट होती तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता 31 मार्च 2021। लेकिन अगर इसके बाद इनकॉर्पोरेट होगी तो नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा, 21 और 22, क्या बनेगा, 21 और 22। तो 31 मार्च 2022 को इस, अगर इसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई, भाई मान लो कि 1/10/2000 किस 21 को, 1/10/2020 में, हाँ 1/10/2020 में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, 1/10/2020 में, तो अब बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर इंड होना चाहिए 31 मार्च 2021, लेकिन कब इंड हो रहा है, 31 मार्च 2022। ओके, रिकॉर्डिंग हो गई। तो फाइनेंशियल ईयर की डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ओके, क्या था इसमें, हमने बता दिया था, सिंपल भाई, कुछ नहीं है, वही था। आपकी 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल टू, कोई भी डेट है, मान लो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2008, तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर। भाई अब अगर कोई कंपनी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, यही बताया गया है इसमें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फॉरेन एलएलपी, अगर कोई फॉरेन एलएलपी कैसे कहेगी, मींस है, मींस की डिफिनीशन है, फॉरेन एलएलपी मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, विद इन इंडिया।
भाई कोई एलएलपी है, इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, विच इस्टेब्लिश द प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया है, तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन एलएलपी बन जाएगी। फिर कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, भाई लिमिटेड एलएलपी एक्ट ही पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफिनीशन पढ़ने की क्या ही जरूरत है। अगर कोई एलएलपी दिस अंडर दिस एक्ट हमारी एलएलपी बन रही है तो एलएलपी एक्ट एलएलपी कहलाएगी, सिंपल। फिर क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, अगर देखो हम मान लो कि ABC तीन लोग मिल करके एलएलपी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं। अब मान लो कि हमने क्या बनाया है, एग्रीमेंट आपस में कर रखा है, एग्रीमेंट आपस में कर रखा है, तो क्या होगा, सिंपल बात है भाई, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। अगर हमने एग्रीमेंट नहीं किया है, क्या नहीं किया है, एग्रीमेंट नहीं किया है, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो अभी एक शेड्यूल बताए थे, कौन सा शेड्यूल बताए थे बेटा, शेड्यूल नंबर फर्स्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, बस वही चीज है। वेरी सिंपल भाई, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, एलएलपी एग्रीमेंट मींस रिटेन एग्रीमेंट, क्या है ये, एक प्रकार का रिटेन एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, are between the LLP of a partners which determine the mutual rights and duties of a partners and their duties of a partner। बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगी, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सारा राइट्स एंड ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, ये देखो वही चीज बोल दिया, ये भी क्या बोला है। ये है, अगर आपने क्या नहीं किया है, नॉट कवर्ड द एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द म्यूचुअल एंड राइट्स एंड ड्यूटीज, किसके अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये बोल दिया है। नेम, नेम की बात कर रहा है भाई, एलएलपी के अंदर आप क्या करेंगे, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस इंडिविजुअल फॉर फॉर नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम, ये सारा सब कुछ होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट इट्स रजिस्टर्ड नेम होना चाहिए। पार्टनर, पार्टनर क्या होता है, पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। रीजनल डायरेक्टर, भाई रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, हर स्टेट में अपना रीजनल डायरेक्टर होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कंपनी को अगर रजिस्टर करना होता है तो आरओसी के पास हम लोग क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सारे सारे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वैसे एलएलपी के अंदर भी हमें क्या करना होता है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट आर, इस एक्ट के लिए और कंपनी एक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसे बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर। रजिस्ट्रार क्या होता है, इस मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रीजनल डायरेक्टर को भी कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एज ए रजिस्ट्रार, इन एडिशनल रजिस्ट्रार, एक प्रकार ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और कंपनी एक्ट। भाई एलएलपी के लिए और कंपनी के लिए ये सारे सारे रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं, कौन कौन से, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सारे के सारे एलएलपी को भी डील करेंगे, कंपनी एक्ट को भी डील करेंगे, इसके सारे कंप्लायंसेस को वो देखेंगे। ये मतलब कि जैसे कि मान लो हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं तो भाई क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को भेजेंगे डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ, अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी बताएंगे रजिस्ट्रार को, कुछ भी कर रहे हैं तो वो आरओसी को बताना पड़ता है, सेम जैसे हमने कंपनी में पढ़ा है। स्मॉल एलएलपी क्या होता है, स्मॉल एलएलपी सिंपल अगर बात करें स्मॉल एलएलपी की, तो एक लिमिट लगाई जाएगी, क्या लगी है, एक लिमिट है भाई, उस लिमिट के ऊपर अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी स्मॉल एलएलपी कहलाएगी। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 40 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 40 लाख को एक्सीड ना करे। और फिर बात करेंगे टर्नओवर की बात, टर्नओवर कितना नहीं एक्सीड होना चाहिए, बताओ, टर्नओवर की बात करेंगे तो नॉट एक्सीडिंग, ये 40 40 40, ये सॉरी ये 25, ये 40 लाख है, सॉरी, ये क्या था, ये 25 लाख है, वो 40 लाख है, ये 25 लाख है, ये 40 लाख है। ओके, तो अगर आपकी स्मॉल एलएलपी है, स्मॉल एलएलपी की लिमिट में कब आओगे आप, यदि आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख है और टर्नओवर 40 लाख है। कंट्रीब्यूशन कैसे, मान लो अगर तीन तीन पार्टनर मिल करके आपने एलएलपी खोला है, तो जितना आप तीनों मिला करके कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्मॉल एलएलपी के अंडर नहीं आएगी। हम्म
इन फ्यूचर, अभी और रुको, इन फ्यूचर गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा सकती है, इस 25 लाख रुपीज को 5 करोड़ कर सकती है, और इसको कितना कर सकती है, 50 करोड़। एक, ये 5 लिख के एक जीरो बढ़ा, बस सिंपल। इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसके कंट्रीब्यू लिमिट को इंक्रीज कर सकती है। ओके, समझ में आ गया होगा। हम्म। तो ये 3 पॉइंट है, सिंपल है वेरी। हम्म। तो ये देखो एक चार्ट भी बना रखा है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, 25 लाख, 40 लाख, फुलफिल द प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन। ट्रिब्यूनल क्या होता है, एनसीएलटी भाई, ये क्या करता है, कंपनी एक्ट और एलएलपी के दोनों को डील करता है। भाई ट्रिब्यूनल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो ट्रिब्यूनल को अपील करो, जैसे कि कंपनी को ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या वाइंडिंग अप भी कराते हैं, वैसे ही सारे के सारे केस एलएलपी के केस में ये भी डील करता है। ठीक है ना। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी की बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी सिंपल है भाई, कुछ नहीं है इसमें भी। आपको बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल राइट्स, एलएलपी एग्रीमेंट, एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील है, लिमिटेड लायबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है, मैक्सिमम 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 मिनिमम नंबर के बारे में बात होगी, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली है, एलएलपी हम केवल प्रॉफिट मोटिव ही खोल सकते हैं और कुछ नहीं, जैसे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, वैसे इन्वेस्टिगेशन कंपनीज एंड अरेंजमेंट कन्वर्जन इनटू एलएलपी, भाई कोई भी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्जन करना एलएलपी